छोटी बहू को रूप का घमंड। अरे वाह, मैं कितनी खूबसूरत हूँ। मेरे जितना खूबसूरत कोई भी नहीं है। पूरे गांव में मेरे चेहरे जैसा चेहरा किसी का नहीं। अरे अरे बस कर। और कितना अपनी खूबसूरती को निहारती रहेगी। तुझे देखने वाले नीचे कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि तुझे देखे बिना ही वहाँ से चले जाएं। अरे तो जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। ये चले जाएंगे तो दूसरे आ जाएंगे। रिश्तों की कमी थोड़ी है। वैसे भी मैं कई लोगों को रिजेक्ट कर चुकी हूँ। इन्हें भी रिजेक्ट कर दूंगी तो क्या चला जाएगा। ओहो, तेरा कुछ नहीं हो सकता। जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, सभी मेहमान तेरा इंतजार कर रहे हैं। सेजल ऐसा कहकर नीचे चली जाती है, जिसके थोड़ी ही देर बाद रूपा तैयार होकर सभी मेहमानों के सामने आती है। रूपा को पहली बार कोई लड़का पसंद आया था। इससे पहले वह कई सारे रिश्ते मना कर चुकी थी। आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। अरे वो तो मैं हूँ, इसमें कहने की क्या बात है। मैं बहुत सुंदर हूँ, ये तो मुझे पता है। ममता को रूपा की बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वह उस समय रूपा की बात को नजरअंदाज कर देती है। जिसके बाद शकुंतला और ममता अपने दोनों बच्चों का रिश्ता तय कर देती है। ममता रूपा की शादी अपने बेटे विक्रम से करके उसे अपने घर ले आती है। अंदर आओ बहू, इसे अपना ही घर समझो। आज से तुम भी हमारे घर का एक हिस्सा हो। रूपा का गृह प्रवेश उसकी बड़ी भाभी नेहा करती हैं और नेहा रंगत से सांवली लेकिन नैन नक्श की बहुत सुंदर थी। लेकिन रूपा को अपनी खूबसूरती के आगे कोई दिखाई नहीं देता। वह पहले दिन से ही अपनी भाभी से मुंह बनाकर रखती है। अरे रूपा, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। जैसा तुम्हारा नाम वैसे तुम्हारा रूप। देवर जी, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। हाँ, सही कहा भाभी आपने। रूपा सच में बहुत सुंदर है। वह आपस में बातें कर ही रहे थे कि रूपा अपने मन ही मन सोचती है, मुझे तो लगता है कि इसे भी मेरी खूबसूरती से जलन है, लेकिन इसका मुझसे जलना लाजमी है, क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत जो हूँ, मेरे जितना खूबसूरत कोई नहीं। रूपा अपनी खूबसूरती की तारीफ अपने आप ही कर लिया करती थी। उसे किसी की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसे अपनी खूबसूरती का इतना घमंड था कि वह शादी के कुछ दिनों में ही अपनी जेठानी को अपनी खूबसूरती का घमंड दिखाना शुरू कर देती है। ओहो, मुझे मेरे कपड़े भी नहीं मिल रहे। कहाँ चले गए पता ही नहीं चलता। आखिर मेरे कपड़े गायब कहाँ हो जाते हैं। तभी वहाँ नेहा आती है और ऊपर से कहती है, अरे तुम परेशान क्यों होती हो। दरअसल बात यह है कि मैंने तुम्हारे कपड़े लॉन्ड्री के लिए भेज दिए थे। आपको ऐसा करने की क्या जरूरत थी। मैं घर में ही अपने कपड़ों को लॉन्ड्री कर लेती। आप तो चाहते ही नहीं है कि मैं आज अच्छे कपड़े पहन कर जाऊं। आप तो मुझसे चिढ़ती हो क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत हूँ ना, यही बात है। अरे रूपा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो। भला मैं तुमसे क्यों किलसूंगी। मैं तो बस। अरे परेशान क्यों होती हो, मैं तो जानती ही हूँ। जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ कोई ना कोई मेरी खूबसूरती से चढ़ने वाला मुझे मिल ही जाता है, लेकिन मैं आपको माफ करती हूँ, जाओ। रूपा ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद नेहा को उसकी बातें बहुत अटपटी लगती हैं, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। वो चुपचाप से अपने घर के काम करने चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे अब रूपा घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती। सारे काम वह नेहा से ही करवाती। सुनो रूपा, मैं मंदिर में पूजा करने जा रही हूँ। रसोई में गंदे बर्तन रखे हैं, तुम जाकर उन्हें साफ कर देना। बाकी का सारा काम मैं कर चुकी हूँ। क्या कहा आपने। मैं सभी के जूठे बर्तन कर दूं। अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया। पहली बात, मैंने अपने नाखूनों पर अभी अभी नेल पेंट लगाई है। अगर मैंने बर्तन धोए तो मेरी नेल पेंट खराब हो जाएगी, और फिर मैं अपनी खूबसूरती को इस तरह बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। इसलिए जब आप मंदिर से पूजा पाठ करके वापस आ जाओगी तो खुद ही धो लेना। लेकिन बहू, तुम अपनी खूबसूरती के चलते घर में कोई भी काम नहीं करती हो। ऐसा कब तक चलता रहेगा। माँ जी, अगर ऐसी बात थी तो मेरी शादी अपने बेटे से करवाने से पहले ही सोचना था ना। मैं तो ऐसी हूँ, मैं किसी भी काम को नहीं करती। पहले भी घर में सारे काम मेरी माँ ही करती थी, और अभी मैं कोई काम नहीं करूंगी। ऐसा कहकर रूपा अपने कमरे में चली जाती है। दिन प्रतिदिन उसका ये बर्ताव बहुत ही ज्यादा बढ़ता जाता है। अब तो वह अपनी सास और अपनी जेठानी को अपनी खूबसूरती के ताने भी देने लगती है। तुम दोनों कितनी बदसूरत हो। जब तुम दोनों मेरे साथ चलती हो तो मुझे अपनी बेइज्जती महसूस होती है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मुझसे दूर रहकर चला करो। देखो, मैं नहीं चाहती कि कोई ये सोचे कि इस अक्षरा के साथ ये दासियां कौन चल रही हैं। बहुत जरा अपनी जुबान संभाल कर बोल। तुझे जरा भी अंदाजा है कि तू क्या बोल रही है। सही तो कह रही हूँ माँ जी, आप दोनों इतनी बदसूरत होगी, आपकी शक्ल देखते ही पूरा दिन बर्बाद चला जाता है। बस करो रूपा, जितना तुम्हें अपनी खूबसूरती का घमंड है, एक दिन तुम्हें उतना ही उस खूबसूरती को लेकर पछतावा भी होगा। तुम अपनी फालतू की बातें अपने पास रखो। मेरी खूबसूरती को कभी कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा ऐसे ही खूबसूरत रहूंगी। जब समय के साथ तुम बूढ़ी होती जाओगी तो तुम्हारी खूबसूरती भी ढलती जाएगी।
ये जरूरी नहीं कि तुम सदा जिंदगी भर खूबसूरत ही रहोगी, इसलिए अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड मत करो। नेहा के इतना कहते ही दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। ये बात तो तय है कि आप दोनों जल्दी से जल्दी बूढ़ी हो जाओगी, लेकिन मैं अपनी खूबसूरती को हमेशा कायम बनाए रखने के लिए कुछ प्रोडक्ट मंगवाए हैं जो दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। रूपा ऐसा कहकर दरवाजा खोलती है और डिलीवरी बॉय से अपने सारे प्रोडक्ट लेती है, जिसके बाद वह अपनी सास और अपनी जेठानी को उन प्रोडक्ट को दिखाए बिना ही अपने कमरे में चली जाती है और उन प्रोडक्ट्स को अपने चेहरों पर इस्तेमाल करती है। सुबह से शाम तक वह अपने कमरे में ही रहती है और एक के बाद एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करती है। मेरे जितना खूबसूरत कोई नहीं, अब तो मैं और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाऊंगी। ऐसे ही पूरा दिन खत्म हो जाता है। जैसे ही रात होती है, रात के समय रूपा अपना आखिरी पैक अपने चेहरे पर लगाकर सो जाती है। अगले दिन सवेरा होता है तो वह अपना चेहरा धोती है। उसके पूरे चेहरे पर बहुत सारे पिंपल्स और छोटे छोटे दाने उभर आते हैं। वह अपने आप को शीशे में देखकर हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं होता, मेरे चेहरे को क्या हो गया? इतने सारे पिंपल्स! आज तक मेरी स्किन पर एक भी पिंपल नहीं आया था। रूपा अपना चेहरा देखकर रोने लगती है, जिसके चलते विक्रम की नींद खुल जाती है और वह रूपा से कहता है, अरे ये क्या रूपा, तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया है? मत देखिए मेरा चेहरा, अगर आपने मुझे देख लिया तो मुझे छोड़ दोगे, इसलिए भगवान मेरा चेहरा मत देखो, मैं बहुत बदसूरत लग रही हूँ। रूपा के ऐसा कहने पर विक्रम उसे गले से लगा लेता है और उससे कहता है, अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम तो मेरी पत्नी हो, तुम जैसे भी हाल में रहोगी तुम हमेशा मुझे स्वीकार रहोगी। मुझे तुम्हारे ऊपर दिखावटी खूबसूरती से कोई फर्क नहीं पड़ता। विक्रम की ये बात सुनकर रूपा को बहुत खुशी मिलती है, जिसके चलते उसे अपनी गलती का भी एहसास होता है। आज मेरे इस चेहरे की दशा ने मेरे घमंड को चूर चूर कर दिया है। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मुझे जेठानी जी और माँ जी से माफी मांगनी चाहिए। रूपा अपनी सास और अपनी जेठानी के पास जाती है और उनसे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी खूबसूरती के घमंड के चलते आप लोगों को बहुत खरी खोटी सुनाई। अरे रूपा, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है, हमारे लिए इतना ही काफी है। वैसे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा चेहरा पहले की तरह ठीक कर दूंगी। नेहा रूपा के चेहरे पर आयुर्वेदिक चीजों का इस्तेमाल करती है और धीरे धीरे उसका चेहरा ठीक होने लगता है। कुछ ही समय बाद रूपा का चेहरा पहले की तरह ठीक हो जाता है और अब वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। चलो दीदी, नदी किनारे पानी भरने चलते हैं। घर में एक बूंद भी पानी नहीं है। हाँ महिमा, चलो चलते हैं। महिमा और मेघा दोनों नदी किनारे पहुंच जाती हैं, जहां वो पानी भरकर कुछ देर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती हैं। जिस जिंदगी की हम कश्मकश से गुजर रहे हैं, पता नहीं वो कब खत्म होगी। जब से मैं इस घर में शादी करके आई हूँ, केवल दुखों का पहाड़ ही देख रही हूँ। हाँ जेठानी जी, इस घर में कभी भी परेशानियों का साया खत्म ही नहीं होता है। हर पल कोई ना कोई नई परेशानी आकर खड़ी हो जाती है। ऊपर से हमारे पतियों का काम भी नहीं चल रहा है और हमारे सास ससुर भी बीमार हैं। ऐसा कब तक चलता रहेगा? ये सब कब ठीक होगा? जेठानी जी, हमें अपने अच्छे दिनों के आने का इंतजार करना चाहिए। जब हमारे अच्छे दिन आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो, हमें घर लौट जाना चाहिए। महिमा और मेघा दोनों घर लौट आती हैं, जिसके बाद वो दोनों चूल्हे पर सबके लिए खाना बनाना शुरू करती हैं। कुछ ही देर में खाना बनाने के बाद वो सबको खाना परोस देती है। क्या हुआ जी, आज आप काम पर नहीं गए? क्या बताऊं, मालिक ने मुझे काम पर बुलाया ही नहीं। कई दिनों से ऐसे ही चल रहा है, कभी बुलाता है तो कभी नहीं बुलाता है। ऐसा और कब तक चलता रहेगा? घर में खाने का एक दाना तक नहीं है। राशन भी खत्म हो गया है। अब हम रात को खाने में क्या बनाएंगे? तुम चिंता मत करो, शाम रहते हैं किसी तरह से राशन हम ले ही आऊंगा आपके लिए। बहू देखो, मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहती, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना तुम दोनों भी कोई काम कर लो जिससे 4 पैसे कमा सको। हाँ माँ जी, हम भी कुछ ऐसा ही सोच रहे थे। मैं और जेठानी जी फूलों की माला बनाकर बेचना शुरू कर देते हैं। क्या पता इससे हमें कुछ पैसे मिल जाए। बस अभी खाना खा लेते हैं, जिसके बाद महेश और कैलाश दोनों अपने अपने काम ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ महिमा और मेघा भी फूलों की माला बनाना शुरू कर देती है और मंदिर पर बेचने के लिए चली जाती है, लेकिन कोई भी उनकी माला नहीं खरीदता, जिसके चलते उनकी मेहनत खराब हो जाती है। वो एक दिन फिर से नदी किनारे पानी भरने जाते हैं और उसी पेड़ के नीचे बैठकर अपने दुखड़े रोने लगते हैं। तभी अचानक से एक आवाज आती है, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हारी सभी परेशानियों को
मैं पल भर में दूर कर सकता हूँ। क्या तुम मुझसे मदद लोगी? आवाज सुनते ही मेघा और महिमा चारों तरफ देखने लगती है। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? क्या कोई हमारी जासूसी कर रहा है? अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारी कोई जासूसी नहीं कर रहा। तुम रोजाना यहाँ पर आकर बैठती हो तो मैं बस तुम्हारे दुख सुनता रहता हूँ। वैसे मैं एक जादुई पेड़ हूँ और तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम हमारी मदद कैसे कर सकते हो? मैं लोगों को एक जादुई तेल देता हूँ जिसे लगाने के बाद उनके बाल सोने के हो जाते हैं। अगर तुम चाहो तो वो तेल मैं तुम्हें भी दे सकता हूँ। लेकिन हम सोने के बालों का करेंगे क्या? जब भी तुम अपने बालों में कंघा फेरोगी उसमें तुम्हारे कुछ बाल अपने आप ही झड़ेंगे। वो तुम बेच सकती हो और उन बालों से तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे जिससे तुम्हारी धीरे धीरे सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर ऐसी बात है तो मैं वो जादुई तेल लगाना चाहती हूँ। क्या तुम हमें वो जादुई तेल दे दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें उससे पहले एक वादा करना होगा। अगर तुमने उस जादुई तेल के बारे में कभी भी किसी को बताया तो तुम्हारे सोने के बाल मामूली बालों में बदल जाएंगे। महिमा और मेघा जादुई पेड़ से वादा कर देती है, जिसके बाद जादुई पेड़ उन्हें जादुई तेल दे देता है, जिसे लगाते ही उन दोनों देवरानी जेठानियों के बाल सोने से सुनहरे हो जाते हैं और वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। अरे वाह, ये बाल तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मेरे सर पर सोने के बाल हैं। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये तो सच में बहुत खूबसूरत है। अच्छा जादुई पेड़, तुम्हारी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब हमें हमारे घर लौट जाना चाहिए। ऐसा कहने के बाद महिमा और मेघा दोनों घर वापस आ जाते हैं, जिसके बाद उनकी सास उनके सोने के बाल देखकर हैरान रह जाती है। कहीं मैं कोई करिश्मा तो नहीं देख रही हूँ? क्या सच में ये तुम्हारे बाल सोने के बाल हैं? हाँ माँ जी, ये हकीकत में सोने के बाल हैं। और ये सोने के बाल हमें पता है कैसे मिले हैं? हाँ हाँ बताओ, कैसे मिले हैं? मेघा इससे पहले कि कुछ कहती तभी महिमा उसकी बात को काटते हुए कहती है। सुबह सुबह हम दोनों देवरानी जेठानी रोजाना नदी के किनारे जाती हैं और नदी के ठंडे पानी में 5 बजे स्नान करती हैं, जिसके चलते हमें ये सोने के बाल देवता ने दिए हैं। ये सुनते ही लता हैरान रह जाती है। क्या सच में ऐसा है? अगर ऐसी बात है तो मैं भी आज से रोजाना नदी के ठंडे पानी से सुबह 5 बजे स्नान करना शुरू कर दूंगी, ताकि मेरे बाल भी सोने के हो जाए। ऐसा कहकर लता वहां से चली जाती है। उसके जाते ही मेघा महिमा से कहती है, अरे तुमने माँ जी से झूठ क्यों बोला? उन्हें सच क्यों नहीं बताने दिया? वो तो हमारी अपनी ही है। क्या तुम जादुई पेड़ की बात भूल गई? उन्होंने कहा था कि हम किसी को भी अपने बारे में नहीं बता सकते। अगर हमने किसी को अपने जादू के बारे में बता दिया तो सच जानने के बाद हमारे सोने के बाल हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। अरे हाँ हाँ, मुझे याद आ गया। चलो अब हम दोनों अपने बालों को अच्छे से सुलझा लेते हैं और जो भी सोने के बाल निकलेंगे हम उसे सुनार की दुकान पर बेच आएंगे। दोनों देवरानी जेठानी कंघी से अपने बाल झाड़ते हैं, जिसके बाद उनके जो भी बाल सर से अपने आप टूटते हैं वो उन्हें सुनार के दुकान पर बेच आती हैं, जिसके चलते उन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं और वो उन पैसों से अपने घर की जरूरत की सभी चीजें ले आती हैं। अरे बहू, ये सब सामान लाने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? क्या तुम्हारी माला बेचने का काम चलना शुरू हो गया है क्या? अरे नहीं माँ जी, ये तो हमारे सोने के बालों का असर है, जिसकी वजह से हम ये सारा राशन लेकर आए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे सोने के बाल होना भी कितनी अनोखी बात है। काश ऐसे बाल मेरे भी होते तो मैं भी बहुत अमीर हो जाती। धीरे धीरे लता के मन में अपनी दोनों बहुओं के सोने के बालों को देखकर लालच आना शुरू हो जाता है और वो दिन प्रतिदिन लालची होने लगती है, जिसके चलते वो रोज सुबह 5 बजे नदी में ठंडे पानी से स्नान करना भी शुरू कर देती है। लेकिन ऐसा करने से उसे कोई फायदा नहीं होता। मुझे तो लगता है कि मेरी दोनों बहुओं ने मेरा मजाक बनाया है या फिर मुझे झूठ बोला है, लेकिन अब मैं ये और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं आज रात इनके सोने के बाल काट दूंगी और अमीर हो जाऊंगी।
लता ऐसा कहकर नदी के अंदर से निकलती है और अपने घर पहुंच जाती है। वो रात होने का इंतजार करने लगती है। देखते ही देखते रात हो जाती है और सभी लोग खाना पीना खाकर सो जाते हैं। रात का मौका देखते ही लता एक कैंची लेती है और अपने दोनों बहुओं के बाल काटने लगती है। लेकिन जैसे ही वो अपने बहुओं के बाल काट कर उन्हें हाथों में पकड़ती है, उसके हाथ जलने लगते हैं। हे भगवान, कोई मुझे बचाओ, मेरे हाथ जल रहे हैं, कोई मेरे हाथों को बचाओ। तभी उसकी दोनों बहुएं नींद से जाग जाती है और अपनी सास के हाथों को जलते हुए देखकर हैरान रह जाती है। जिसके बाद वो दोनों हाथ जोड़कर जादुई पेड़ को याद करते हुए कहती है, जादुई पेड़ हमारी सास को माफ कर दो, उनके हाथों की इस आग को बुझा दो, हम उनकी तरफ से क्षमा मांगते हैं। दोनों के ऐसा कहते ही लता के हाथों की आग बुझ जाती है। जिसके बाद लता को अपनी गलती पर पछतावा होता है और वो अपनी दोनों बहुओं से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे इन सोने के बालों को देखकर लालच आ गया था, लेकिन अब मैं और लालच नहीं करूंगी। इसीलिए कहते हैं माँ जी, लालच बुरी बला है, कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने का नतीजा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। उस दिन के बाद से मोहिनी और मेघा अपने सोने के जादुई बालों से जितने भी पैसे लेकर आती थी, उससे उनका घर आराम से चलता रहता था। इस तरह से वो सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। काजल की सौतेली माँ शिल्पा बड़ी ही बेरहमी से काजल के बाल नोच नोच कर उसे मार रही थी। काम चोर करम जली कहेगी, एक भी काम ढंग से नहीं करती। जब देखो हर कामों में कोई ना कोई कमी छोड़ ही देती है। माँ, मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी तरफ से खाना बनाने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ी थी। तो फिर इस कड़ी में कॉकरोच कहाँ से आया? अरे साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुझे मेरा और मेरे बच्चों का खाना खाता है? अपनी सौतेली माँ की ये बात सुनकर काजल फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसकी सौतेली बहन दीपिका बोलती है, हाँ हाँ, अब तेज हुए तो बहाएगी ही। एक तो अपनी माँ को खा गई और अब मेरी माँ को भी खाने पर तुली है। दीपिका बेटी, तो खामखा इस काली चुड़ैल के पीछे अपना खून मत जला, वरना तेरी आंखों के आगे डार्क सर्कल छा जाएंगे। इस कल्लो माई की शक्ल तो मैं ठिकाने पर लगाती हूँ। आज सारी रात ये बाहर सड़ेगी। ऐसा कहते हुए शिल्पा काजल की बाह मरोड़ते हुए उसे घसीट कर घर से बाहर करके दरवाजा बंद कर देती है। माँ, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो माँ। काजल काफी देर तक चिल्लाती रहती है, मगर उसके लाख चीखने चिल्लाने के बावजूद उसकी सौतेली माँ का मन नहीं पसीजता। आंगन के चारों ओर रात का अंधेरा छाया हुआ था। उसके चारों ओर मच्छर भिनभिना रहे थे, जिससे परेशान होकर काजल आंगन में तने खड़े पेड़ से लिपट कर सो जाती है। माँ बाबूजी के चले जाने के बाद ये परिवार तो मेरा अपना रहा ही नहीं। ऐसे में तुम ही मेरा परिवार हो, जिसे मैं अपने मन की बातें खोलकर कह पाती हूँ। काफी देर सिसकते हुए वो रोते हुए सो जाती है। तभी उसका सौतेला भाई अमन उसे उठाता है। अरे वो धरती की बोझ, चल उठ, वहां चिल्ला चिल्लाकर मेरी माँ का गला सूख गया है और तू यहाँ मजे से नींद खींच रही है, हैं? जब देखो इस पेड़ से नातेदारी निभाते रहती है। बस अभी आई। काजल झट से पेड़ के पास से उठकर अंदर चली जाती है। सारा घर बुरी तरह से बिखरा हुआ था। हो गई तेरी नींद पूरी काली चुड़ैल, तो चल काम पर लग जा। आज तेरी दीपिका को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। घर का कोना कोना अच्छे से चमकना चाहिए और समय से समोसे कचौरियां तल देना। ठीक है माँ। काजल अपने दिल का दुख छुपाती हुई अपनी सौतेली माँ के सामने हामी भर देती है, मगर अपनी सौतेली बहन के रिश्ते की बात अंदर ही अंदर से खाए जा रही थी, क्योंकि हर लड़की की तरह उसकी आंखों में भी उसने अपने सपने संजोए हुए थे कि एक दिन घोड़ी चढ़कर एक सुंदर सा शहजादा उसे लेने आएगा। मगर अपने काले रंग के कारण उसने ये आस भी छोड़ दी थी कि कभी उसका घर भी बसेगा। मेरा काला रंग मेरे लिए अभिशाप बन गया है। शायद मेरी किस्मत में शादी लिखी ही नहीं है। काजल जल्दी से खाना बनाकर तैयार कर देती है। तभी लड़के वाले वहां पहुंच जाते हैं। तभी शिल्पा आंख तड़ेरते हुए बोलती है, अरे अब क्या मेहमान नवाजी करने का मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा? मेहमानों को चाय नाश्ता परोस। जी। डरी सहमी काजल सभी को नाश्ता परोसती है। तभी उसकी सौतेली बहन दीपिका जानबूझकर अपना पैर आगे कर देती है, जिस कारण से काजल के हाथों से चाय की कप छूटकर कार्तिक की माँ मीनल पर गिर जाती है और वो गुस्से से बोलती है, अरे ये कैसी निखट्टू नौकर रख रखी है आपने। एक तो इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सर से पांव तक कीचड़ से सन कराई हो। एक पैसे का काम करना नहीं आता। आंटी जी, आप तो मुझे ऐसे डांट रही है जैसे मैंने चाय जानबूझकर गिराई हो। ये कैसी मुफ्त नौकर रखी है आपने? गलती करने के बावजूद भी गलती नहीं मान रही।
माँ, आप देख रही हो ना, ये जली हुई उपली जानबूझकर मेरी शादी तोड़ने पर तुली है। इसे यहाँ से भगाओ। शिल्पा अपनी बेटी दीपिका के भड़कावे में आकर काजल को चिकोटी काट कर उसे बाहर जाने को बोलती है और सभी के चले जाने के बाद दीपिका का भाई अमन काजल को बहुत मारता है। काली चुड़ैल, कहीं भी तेरा घर तो बस नहीं रहा। तू चाहती है कि मेरी दीपिका की डोली भी ना उठे। अब इसकी सजा तो तुझे मिलकर रहेगी। हैं? बड़ा प्यार है ना तुझे इस पेड़ से। अब तुझे परमानेंटली इस पेड़ के पास ही फिक्स कर देता हूं मैं। हैं? अमन रस्सी से काजल को उस पेड़ के साथ बांध देता है। बेचारी काजल अपने सौतेले परिवार के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है। अमन, सौतेली ही सही, मगर मैं तुम्हारी बहन हूँ। मुझे यहाँ मत बांधो, मुझे दर्द हो रहा है। ले 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 ले, मेरी प्यारी बहन को दर्द हो रहा है, हैं? चलो माँ, आज इस काली चुड़ैल का इस पेड़ से ही गठबंधन कर देते हैं। अमन, शिल्पा और दीपिका अपनी हंसी ठिठोली के आड़े आखिरकार काजल और उस पेड़ की शादी कर देते हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये लो मेरी प्यारी बहना, इस पेड़ के साथ तुम्हारी शादी हो गई। अब हम चलते हैं, बाय। ये बोलकर सभी अंदर चले जाते हैं और काजल कहती है, यही सही। वैसे भी मुझ जैसी काली लड़की से कोई इंसान तो शादी वैसे भी नहीं करता, और फिर इस पेड़ के छांव तले ही तो मेरा बचपन बीता है। मैं इसे अपना पति स्वीकार करती हूँ। जैसे ही काजल पेड़ को अपना पति मान लेती है, पेड़ के अंदर से एक सुंदर सा राजकुमार बाहर निकलकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। तुम कौन हो? मैं तुम्हारा पति हूँ काजल। शादी के मंत्र के साथ मैं तुम्हारा पति बन गया हूँ और तुम मेरी पत्नी। मगर मैं तो इतनी काली हूँ और तुम आसमान के खिले चांद की तरह हो, और तुम इस पेड़ में कैसे आए? बताता हूँ। स्वर्गलोक में राजा अंगद के स्वयंवर का खुशहाली भरा माहौल छाया हुआ था। इसमें से कोई भी मेरी अर्धांगिनी नहीं। मेरी आंखों ने जिसे देखा है वो यहाँ है ही नहीं। ये कहकर राजा अंगद अपनी पत्नी की तलाश में धरती पर चला जाता है और काफी दिन तक दर दर की ठोकर खाने के बाद मेरी चाहत मुझे तुम्हारे पास खींच लाई है। और मैंने जब इस पेड़ के प्रति तुम्हारी चाहत देखी तो मैंने इसके भीतर ही अपना बसेरा बना लिया। और मैंने जो भी दुख इस पेड़ से कहा वो तुमने सुना? हाँ काजल, अब चलो मेरे साथ। अब यहाँ तुम्हारी कोई कदर नहीं करता। वो हर रोज देखा है मैंने, जब इन लोगों ने तुम्हें सजा दी है। तुम्हारी आंखों का एक एक आंसू मेरे दिल को भेदता है। मैं तुम्हें एक पल भी यहाँ नहीं रहने दूंगा। क्या तुम मेरी दुनिया में मेरे साथ चलोगी? मैं तुम्हें वहां बहुत खुश रखूंगा। दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। ये सुनकर काजल फूट फूट कर रोने लगती है और बोलती है, मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिलेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। मुझे भी उस दुनिया में नहीं रहना जहाँ मेरा कोई अपना ना हो। मैं वहाँ अपना बसेरा चाहती हूँ जहाँ मुझे प्यार मिले। अब ये आंसू पोंछ लो काजल। वैसे तुम्हें उड़ने का शौक है ना? तो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें उड़ा कर ले चलता हूँ अपने लोग। तभी जादुई पति अपनी एक चुटकी बजाता है, जिससे एक घोड़े का रथ जिसके पंख लगे होते हैं वो उसके सामने प्रकट हो जाता है। फिर दोनों पति पत्नी उसमें चढ़कर बैठ जाते हैं और उड़ते हुए अपनी बनाई दुनिया में चले जाते हैं, जिसके बाद वो वहां खुशी खुशी रहने